असलियत को स्वीकार करते डर लगता है। धीमे स्वर में उन्होंने पूछा। चुप्पी छाई रही। हमारी चुप्पी पर उन्होंने ठहाका लगाया और बोले, हमें गर्दन से फांसी के फंदे से तब तक लटकाया जाए जब तक कि हम मर न जाएं। यह है असलियत। मैं इसे जानता हूं, तुम भी जानते हो, फिर इसकी तरफ से आंखें क्यों बंद करते हो? अब तक भगत सिंह अपने रंग में आ चुके थे। वे बहुत धीरे स्वर में बोल रहे थे। यही उनका तरीका था। सुनने वालों को लगता था कि ये उन्हें लोगों को फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं। चिल्लाकर बोलना उनकी आदत नहीं थी, यही शायद उनकी शक्ति भी थी। वे अपने स्वाभाविक अंदाज में बोल रहे थे। देशभक्ति के लिए यह सर्वोच्च पुरस्कार है और मुझे गर्व है कि मैं यह पुरस्कार पाने जा रहा हूं। वे फांसी के फंदे को चूमने की बात कर रहे थे। वे सोचते हैं कि मेरे पार्थिव शरीर को नष्ट करके वे इस देश में सुरक्षित रह जाएंगे। यह उनकी भूल है। वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरी भावनाओं को नहीं कुचल सकेंगे। जी हां, ये लेजेंड ऑफ द भगत सिंह के वाक्य थे। लेजेंड ऑफ भगत सिंह, जिसे कई नामों से जाना जाता था। एक बड़ी रोचक घटना मैं आपके सम्मुख दूं तो एक बार हुआ यूं कि अफसरों में खलबली मच गई कि आखिर ये भगत है कौन जो एचआरए से अभी नया नया जुड़ा है। भगत है कौन? तो लोगों ने कहा कि सर एक नवयुवक है जो नेशनल कॉलेज में पढ़ता है, पर्चे बांटता है, क्रांतिकारियों पे लेख लिखता है, हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करता है। तो अफसर घबरा गए, बोले कि अरेस्ट करो इसे। कारण दिखाना था। मेले में बम फोड़ दिया गया और भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। 60,000 रुपए का जुर्माना उन पे लगाया गया था। उस समय का 60,000 मतलब आप समझ सकते हैं। थानेदार ने कहा भगत सिंह से कि तुम्हारे पुश्ते बीत जाएंगी, लेकिन ये जो क्रांतिकारी खेल रहे हो ना, पूरे क्रांतिकारी मिलकर भी इस 60,000 नहीं चुका पाएंगे। तब तक सूचना आती है थानेदार के पास कि सर इसकी जमानत हो गई है, इसके पिता ने इसकी जमानत करा दी है। इससे आप समझ सकते हैं कि वो कैसे घर से थे, यानी वो खाते पीते और संपन्न परिवार से आते थे। नमस्कार, मैं हूं पार्थ और आज मैं आप सबके सम्मुख लेकर के आया हूं एक नई रचना, भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज। इसके संपादक और लेखक हैं जगमोहन सिंह और चमन लाल। जगमोहन सिंह उनकी छोटी बहन के लड़के हैं और ये उनके घर से आते हैं, यानी उनके एक तरह से कहा जाए तो खून है। ये पुस्तक भगत सिंह की सारी चिट्ठी को आप तक पहुंचाएगी। ये पुस्तक भगत सिंह के उस सारे विचार को आप तक पहुंचाएगी और ये पुस्तक उस अफवाह का भी खंडन करेगी कि आज के समय में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो अगर भगत सिंह को मानते हैं तो गांधी के विचारों का समर्थन नहीं करते और गांधी को मानते हैं तो भगत सिंह से नफरत करते हैं, भगत सिंह को मानते हैं तो गांधी से नफरत करते हैं। ये पुस्तक बताएगी कि कितनी इज्जत थी भगत सिंह के मन में गांधी के लिए भी और गांधी के मन में भगत सिंह के लिए भी। ये पुस्तक उस बात का भी खंडन करेगी जब ये कहा जाता था कि गांधी जी अगर चाहते तो बचा सकते थे भगत सिंह को। ये पुस्तक उस बात का भी खंडन करती है। ये पुस्तक उस फोटोग्राफ से के बारे में भी बताती है जो फोटोग्राफ्स भगत सिंह की एक खटिया पे बैठी हुई खींची गई है। सारी चीजों का एक, अगर भगत सिंह के बारे में सबसे अच्छी पुस्तक आपको कोई पढ़ सकते हैं तो इस पुस्तक से बेहतरीन पुस्तक कुछ नहीं हो सकती। एक बड़ी अजीब बात थी भगत सिंह के परिवार में ही, उनके चाहे पिता किशन सिंह रहे हों, चाहे उनके दादा रहे हों, चाहे अजीत सिंह रहे हों, ये क्रांतिकारी का परिवार ही था। एक कई पुश्तें क्रांतिकारियों की निकलती गई। पहले क्रांतिकारियों का मानना था, लोगों का मानना था क्रांतिकारियों के प्रति कि ये डकैत हैं, क्योंकि क्रांतिकारी जब भी धन जुटाते थे तो छोटे मोटे घरों में डाका डालते थे और वहां से जमींदारों के घर पे, साहूकारों के घर पे, और वहां से पैसा जुटाकर अपने पास रखते थे। लेकिन रामप्रसाद बिस्मिल के बाद से जब इस प्रथा को बदला गया तो फिर भगत सिंह ने उस प्रथा का पालन किया। उससे पहले कोई भी क्रांतिकारी कहीं गढ़ में खड़ा होकर के सरकार के गढ़ में अपने विचारों को नहीं रख पाया था। लेकिन यह भगत सिंह का विचार था कि मैं स्कॉट को मारूंगा
और उसके उपरांत हम लोग अपने विचारों को खड़े होकर के कहीं बोलेंगे। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद इन्होंने स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, लेकिन गलती से सैंडर्स की मृत्यु हो गई, सैंडर्स मारा गया। उसके बाद बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर असेंबली में बम फोड़ते हैं। असेंबली में बम फोड़ने के बाद वहां गिरफ्तारी देते हैं और ये कोर्ट के अंदर साबित करते हैं कि वो स्थान जहां पर मोतीलाल नेहरू जैसे, जिन्ना जैसे लोग बैठे हैं, उनको हम क्यों मारने का प्रयास करेंगे। और पूरा हिंदुस्तान के हर अखबार में इनकी बातें, इनकी आवाजें छपती हैं, लोग इनको पढ़ते हैं और उसके बाद जानते हैं इन क्रांतिकारियों के विचार। और ठीक 16 साल बाद हमारा मुल्क आजाद हो जाता है। आप इनसे इतना, इनके बारे में इस प्रकार से सोच सकते हैं कि इनसे कितना डर था अंग्रेजी सरकार को, कि पहले तो कुछ घंटे पहले ही इन्हें फांसी दे दी गई, लगभग 12 घंटे पहले इनको फांसी दे दी गई। उसके उपरांत जेल की पीछे की दीवार तोड़ दी जाती है, वहां से इनके शवों को निकाला जाता है। रात के अंधेरे में इनको लाठियों से, कुल्हाड़ियों से इनके लाशों को काटा जाता है, तेल छिड़क के अधजले जलाया जाता है और छोड़ करके भाग जाया जाता है। इतना डर था। बटुकेश्वर दत्त की तो बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा कि वो व्यक्ति जो कभी भगत सिंह के साथ सेंट्रल असेंबली में बम फेंकता है, और वो व्यक्ति जब देश आजाद हो जाता है तो सिगरेट बेचने की नौबत आ जाती है। बहुत बहुत बुरा लगता है कि उस व्यक्ति को इलाज कराने के लिए पैसा नहीं रहता है और पूरा मुल्क ताकता रहता है। बहुत बहुत बुरा लगता है। लेकिन आज हम बटुकेश्वर दत्त की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम सिर्फ भगत सिंह की बात कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि एक 23 साल का नौजवान हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कर देता है, दिल्ली में एक मीटिंग बुलाता है और सबको ये बताता है कि हम सिर्फ स्वतंत्र होना नहीं चाहते हैं, हमें एक ऐसी आजादी नहीं चाहिए जिसमें गोरे साहब चले जाएं और भूरे साहब आके हम पे शासन करने लगे। ये कहता है बंदा कि हमें एक ऐसा शासन चाहिए कि सबका शासन हो, सब खुश रहें, ऐसा ना हो कि आजादी मिले और किसी को पता ही नहीं चले कि हम आजाद हो गए। जलियांवाला बाग कांड जब होता है, उस समय भगत सिंह मात्र 12 वर्ष के होते हैं और 40 किलोमीटर पैदल जाकर के वहां की मिट्टी लाकर अपने पास रखते हैं। बड़ी अजीब घटना होती है। आप इस पुस्तक को जब पढ़ेंगे, इनकी घटनाओं को पढ़ेंगे, जब एक छोटी से छोटी बात का इसमें इन्होंने उल्लेख करते हैं और बताते हैं कि मैं क्यों नास्तिक हूं। भगत सिंह नास्तिक रहते हैं, आप शायद जानते होंगे, भगत सिंह नास्तिक थे और भगवान को नहीं मानते थे। लेकिन एक बंदा 23 साल से 18 साल की उम्र में एक बंदा रसियन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, हर जगह का इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, हर चीज को जानता है, अपने पॉकेट में रखता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज से अच्छी पुस्तक आपको पढ़ने के लिए दूसरी नहीं मिल सकती है। तो इस पुस्तक को पढ़िए। आखिरी समय में जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी, उस समय वो लेनिन को पढ़ रहे थे, आप सोच सकते हैं। और जब उन्हें फांसी देने के लिए 2 सिपाही आते हैं और कहते हैं भगत सिंह आप चलिए, अब फांसी का समय हो गया, तो कहते हैं कि अरे कुछ रुक जाइए, विराम तो दे दे लेनिन को। मतलब क्या कहें, लाजवाब, शानदार। तो आज के अंक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली बार एक नई रचना के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब पढ़ते रहिए। जय हिंद।